दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है एम इस्माइल जी की बुक कॉल ऑफ द टाइगर। और उसमें स्टोरी चल रही है द ओल्ड टाइगर एंड बिग लेपर्ड ऑफ मगरदेह। कहानी के पिछले पार्ट्स प्लेलिस्ट में है, आगे की कहानी कंटिन्यू करते हैं। अब इस्माइल जी बोलते हैं कि लंच करने के बाद मैं वापस निकल गया। अपने साथ मैंने लिया था एक थर्मस जिसमें भरी हुई थी चाय, पैक्ड सैंडविचेस क्योंकि वो रात का मेरा डिनर था, और साथ में थी पानी की बोतल। अभी बजे से दोपहर के 2। टॉर्च भी मेरे पास थी, राइफल भी मेरे पास थी, और हमारे पास कुल्हाड़ी भी थी क्योंकि गलिया मेरा इंतजार कर रहा था मगरदेह में, और उसके पास कुल्हाड़ी के साथ एक रस्सी भी थी। अब पुरानी कार को गांव में ही छोड़ के हम पैदल चलने लगे। हमें जाना था आम के पेड़ के पास में, जो कि था तालाब के पास में, उस तालाब के पास में जिसमें रात में बहुत सारे जानवर आते थे पानी पीने के लिए। अब हम दोपहर को 2 बजे चले थे और 4 बजे के पहले ही हमने एक कंफर्टेबल सीट करीब 10 फीट की ऊंचाई पर बना दी उस आम के पेड़ पर। अब कुछ ब्रांचेज ऐसी थीं जिनसे कि हमारा व्यू रुक रहा था, उन्हें हमने काट दिया और वहां से हटा के दूर फेंक दिया। अब ये सारे काम करने के बाद गलिया की वहां पर कोई जरूरत नहीं थी, तो उसे मैंने वापस भेज दिया और उससे कहा सुबह आना मत, क्योंकि मैं जंगल का राउंड लेते लेते अपने आप गांव पहुंच जाऊंगा। अब कुछ ही मिनटों में मैं कंफर्टेबल होके उस पेड़ पे बनाई हुई सीट पर बैठ गया। राइफल मैं अपने साथ इसलिए लाया था कि अगर भालू आ जाए तो कहीं पेड़ पर चढ़ के हमला ना कर दे, क्योंकि उस रात मैं सिर्फ जानवरों को देखने वाला था, उन्हें मारने का मेरा कोई इरादा नहीं था। अब करीब 2 घंटे तक कुछ भी नहीं हुआ। जंगल में आवाज आ रही थी तो सिर्फ बर्ड्स की। अब जब रोशनी जा रही थी, अंधेरा आ रहा था, तभी वो जो पहाड़ पर रिज सा बना था उस तरफ से एक बार्किंग डियर यानी कि काकड़ ने अलार्म कॉल दी। अब इस बात की संभावना थी कि एक टाइगर या लेपर्ड कहीं ना कहीं से निकल पड़ा है और उसे देख लिया है बार्किंग डियर ने। लेकिन वैसे तो ये बार्किंग डियर टाइगर और लेपर्ड को देख के अलार्म कॉल करते ही करते हैं, लेकिन उसके बिना भी अलार्म कॉल कर देते हैं, दूसरी चीजों से भी जब ये डर जाते हैं। अब वो काकड़ काफी देर तक बोलता रहा। अब उससे मुझे ये लग रहा था कि या तो वो ऐसे ही बोल रहा है इस खुशी में कि मैं जिंदा हूं, या फिर उसने जो भी टाइगर या डियर देखा है वो खोले में बैठा है और काकड़ उसे लगातार देख पा रहा है। अगर बार्किंग डियर लगातार भौंक रहा है, यानी कि अलार्म कॉल कर रहा है, इसका मतलब वो खतरा अभी भी उसके सामने है। थोड़ी देर में लंगूरों ने भी अलार्म कॉल करना शुरू कर दिया। अब एक बात तो तय हो चुकी थी कि एक बिग कैट निकल पड़ी है। अब वो लेपर्ड है कि टाइगर है नहीं मालूम। काकड़ ने सही अलार्म कॉल दी थी और इतना तो तय है कि वो इस तालाब पर आएगा ही आएगा, क्योंकि पानी तो उसे पीना ही है। अभी हल्की हल्की सी रोशनी बाकी थी कि तभी भारी भरकम खुरों वाला कोई जानवर मेरे पीछे की तरफ से आया, यानी मेरे पेड़ के पीछे से, और ठीक मेरे पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। ये थी 3-4 नीलगाय, उनके साथ बच्चे भी थे। करीब 10 मिनट तक वो नीलगाय अलर्ट रह के अपने कान घुमाते हुए कभी इधर तो उधर देखती रही, फिर बारी बारी से पानी पीने लगी। अभी नीलगाय उस तालाब में पानी पी ही रही थी कि अपोजिट डायरेक्शन से एक बार्किंग डियर आ गया। अब वो बार्किंग डियर दूर से ही मुझे आता हुआ नजर आ रहा था। जैसे ही वो तालाब के किनारे आया और उसे 4 नीलगाय दिखी, तो बिना किसी खतरे के सीधे बढ़ चला पानी पीने के लिए, क्योंकि उसे मालूम था खतरा होता तो नीलगाय यहां पर नहीं होती। अब 10 से 15 मिनट के बाद जब अंधेरा हो गया था, मुझे देखने में दिक्कत हो रही थी, तभी 2 भालू आ गए। जब वो पत्तों पे चल रहे थे तो उनके पैरों की आवाज आ रही थी और वो बहुत ज्यादा शोर भी कर रहे थे। अब जब भालू वहां पर पहुंचे, अब एक भालू आदतन शाकाहारी होता है। ये दोस्तों बुक में राइटर ने लिखा है कि भालू शाकाहारी होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। भालू ओमनीवोरस होता है। वो मांस को उतने ही स्वाद के साथ खाता है जितना वो शहद या फल
और पत्ते खाता है। वो भालू शिकार करके भी खाता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ पड़ा हुआ मांस उसे मिल जाए तो खाता है, वो शिकार करके भी खाता है। तो भालू शाकाहारी नहीं होता है, भालू ओमनीवोरस होता है, सर्वाहारी होता है। लेकिन क्योंकि हम बुक का नरेशन कर रहे हैं तो जो बुक में लिखा है मैं वही पढ़ता हूं कि भालू शाकाहारी होता है और उसके बर्ताव का कोई भरोसा नहीं होता। यानी कि भालू सनकी होता है, कब क्या करेगा किसी को नहीं मालूम। इसलिए जनरली कोई जानवर उसके नजदीक जाना पसंद नहीं करता। अब इस्माइल जी बोलते हैं कि मैंने कई मौकों पर ऐसा देखा है कि जहां पर भैंस के पाड़े को एक बेट के रूप में बांधा गया था और भालू उससे ही डर के भाग गया। और कई मौकों पर ऐसा देखा है कि सामने टाइगर खड़ा है, भालू दो पैरों पे खड़े होके उसका मुकाबला कर रहा है। और टाइगर जो कि होता है जंगल किंग, जो किसी से नहीं डरता, जिसे देख के सबके अंदर डर की लहर दौड़ जाती है, उस जंगल किंग से भालू खड़े होकर मुकाबला कर लेता है। अब भालू जितनी जल्दी में यहां आए थे, 5 मिनट उस तालाब में रहे, नहाए, बाल हिलाए और उतनी ही जल्दी वापस चले गए जैसे कि उन्हें किसी जरूरी काम पर जाना है। अब भालू बहुत ज्यादा भोजन करते हैं, कई बार उनका व्यवहार कॉमिकल लगता है, यानी कि आपको देख के हंसी आती है। लेकिन भालू अपना भोजन सेलेक्ट करने में भी बहुत ही सावधानी बरतते हैं। अब जनरली भालू शहद, फल और छोटी छोटी बेरीज पर डिपेंड करते हैं। और एक आदमी को देखकर हंसी आ सकती है कि इतना बड़ा शरीर और भोजन इतना सा। कुछ जड़ भी भालू खाता है। वैसे दोस्तों, भालू दीमक बहुत ज्यादा खाता है और जैसा कि मैंने बताया उसे जो मांस मिल जाता है। ये बात इस बुक में नहीं लिखी, मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूं। कई बार टाइगर ने अपना शिकार छिपाया होता है पत्तों के नीचे। टाइगर के सूंघने की शक्ति बहुत ही कमजोर होती है, लेपर्ड की भी बहुत कमजोर होती है। भालू के सूंघने की शक्ति बड़ी जबरदस्त होती है। वो सूंघता सूंघता वो ब्लड को भी सूंघ सकता है और टाइगर के शिकार को भी खा लेता है। अब वापस बुक पे आते हैं तो इस्माइल जी बोलते हैं क्योंकि इतना छोटा छोटा खाना भालू खाता है तो उसे लगातार खाते रहना पड़ता है, क्योंकि उसका पेट बहुत बड़ा होता है और इसलिए लंबी लंबी दूरियां भालू एक ही दिन में तय करता है, क्योंकि उसे भोजन जो करना होता है। अब भालू की देखने की क्षमता कमजोर होती है, लेकिन उसके सूंघने की शक्ति बहुत ज्यादा होती है। यहां तक कि भालू जमीन के अंदर 1 फुट गहराई में भी अगर कुछ भोजन छिपा है तो उसे सूंघ सकता है और उसे अपने पंजों से, जो कि काफी बड़े और नुकीले होते हैं, खोद के बाहर निकाल सकता है। अब जब ये गड्ढा खोदते हैं तो ऐसा लगता है किसी ने खदान की खुदाई करी है। इतनी सारी खुदाई करते हैं जरा से भोजन को पाने के लिए, जो कि था जमीन के नीचे। ऐसे ही बहुत ऊंचाई पर मधुमक्खी का छत्ता लगा होता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि भालू उसे देख नहीं पाते, लेकिन वो उसे सूंघ लेते हैं, ऊपर चढ़ जाते हैं और उसका सत्यानाश या फिर सर्वनाश कर देते हैं। अब वो पेड़ पर चढ़ते हैं, जितने फल या शहद या जिस चीज के लिए भी पेड़ पे चढ़े थे उसे जितना खा सकते हैं खा लेते हैं, फिर नीचे उतरते हैं और जितना नीचे गिर जाता है उसे भी खाते हैं। यानी कि क्राइम मास्टर गोगो, आया हूं, सब कुछ लेके जाऊंगा। अब भालू के बाल इतने बड़े होते हैं कि मधुमक्खी उसे काट नहीं पाती, लेकिन उसकी नाक, उसका थूथन, उसके होंठ, ये जगह ऐसी होती हैं जहां मधुमक्खी काट सकती है। लेकिन भालू इस बात की ज्यादा परवाह करते नहीं। और जब भालू किसी पेड़ से मधुमक्खी का छत्ता तोड़ डालते हैं या फिर उसका सर्वनाश कर देते हैं, सत्यानाश कर देते हैं, नीचे उतरते हैं, तो उनके नाखून, जो कि गहरे गहरे निशान छोड़ देते हैं पेड़ के तने पर, वो दूसरे भालुओं के लिए एक सांकेतिक सूचना होती है कि इस पेड़ का तो निपटारा हो गया, फालतू क्यों मेहनत करते हो चढ़ने में। तो उन निशानों को देखने के बाद दूसरे भालू उस पर चढ़ते नहीं हैं, वो ढूंढते हैं दूसरा पेड़। अब भालू के पैरों के निशानों को देख के दूसरे भालू उस पेड़ पर चढ़ जाते हैं। अब उन्हें
मधुमक्खी की गंध आती है या फिर वो उन निशानों को देखते हैं। ऐसा महीनों तक चलता है। अब क्या वजह है कि भालू उन पेड़ों पर चढ़ते हैं, बार बार चढ़ते हैं, ये कारण मालूम नहीं है। अब किसी भी जानवर को देखना इतना आकर्षक नहीं है जितना कि एक भालू को जंगल के अंदर देखना जब वो सामान्य व्यवहार कर रहा है। लेकिन भालू को देखना मुश्किल काम है, क्योंकि एक तो वो सोते बहुत हैं, दूसरा नजरों के सामने आते नहीं, क्योंकि वो ठंडी जगहों पे, ठंडी गुफाओं में आराम करते हैं जब वो भोजन नहीं कर रहे होते। अब बहुत सारे लोग करतब दिखाते हुए भालू को देखते हैं। मुझे करतब दिखाते हुए भालू बिल्कुल भी नहीं पसंद, क्योंकि जब मैं करतब दिखाते हुए भालू या जो वो मदारी जिन्हें कि कलंदर बोलते हैं, भालू से करतब दिखा रहा होता है, तो मुझे उसके पीछे का वो दर्द याद आता है जो इस कलंदर ने इस भालू को दिया होगा ये करतब सिखाने के दौरान। या यूं कहे कि कोई भी जानवर जब करतब दिखाता है तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अब उस तालाब के किनारे की बात दोबारा करें जहां मैं बैठा था पेड़ के ऊपर। उस रात कुछ नेवले यानी कि मंगूज, सिवेट कैट और पॉर्क्यूपाइन यानी कि शाही वहां पर पानी पीने के लिए आए। एक बार थोड़ी दूर से टाइगर के दहाड़ने की आवाज भी आई, लेकिन टाइगर नहीं आया और इसके अलावा कुछ भी इंटरेस्टिंग हुआ भी नहीं। अब सूरज की जो पहली किरण आई उसके साथ ही मैं पेड़ से नीचे उतर गया, अपने पैर फैलाए, थोड़ा अंगड़ाई ली और फिर मारा सुट्टा। अब जब थोड़ी और रोशनी आ गई तो फिर मैं उस जंगली नाले की तरफ गया और वहां पर जो रिजता था वहां गया जहां तेंदू के पेड़ थे, ये देखने के लिए कि रात को क्या हलचल हुई है या कौन जानवर यहां से गुजरा है। अब वहां पर काफी धूल थी, तो जानवरों के खुरों के निशान और पग मार्क्स के निशान देखना कोई मुश्किल काम नहीं था। तब मुझे पहली बार दिखे उस बूढ़े टाइगर के पैरों के निशान और एक बहुत बड़े लेपर्ड के पैरों के निशान। अब जो लेपर्ड था वो टाइगर से पहले गया था, लेकिन ये नहीं मालूम चल पा रहा था कि ये दोनों आस पास ही चल रहे थे या फिर इनके यहां से गुजरने के दौरान काफी फासला था। अब जब ये आए थे तो गांव की तरफ से आए थे और जहां जिस दिशा की तरफ ये गए थे वो दिशा थी बड़े और घने जंगल की तरफ। अब वहां पर फुटप्रिंट्स थे भालुओं के भी, दो भालुओं के। क्या पता ये वही भालू रहे हों जो रात को पानी पीने आए थे। इसके अलावा और भी कई जानवर वहां से गुजरे थे। मैंने उस बूढ़े टाइगर और बड़े लेपर्ड के पैरों के निशानों का पीछा करना शुरू किया, लेकिन थोड़ी दूरी पर वो पथरीले रास्ते पर चले गए थे, निशान मिलने बंद हो गए थे। अब एक बात मुझे समझ में आ चुकी थी कि ये ज्यादा बेहतर जगह थी रात को बैठने के लिए। यानी कि जहां मैं कल बैठा था वो तालाब, वो आम का पेड़, उससे बेहतर जगह ये है जहां पर मैं अभी सुबह देख रहा हूं। अब सूरज काफी ऊपर आ चुका था, चिड़ियों ने चहचहाना भी शुरू कर दिया था जब मैं यहां से चला गांव की तरफ और पहुंच गया गांव। अब मैंने गलिया से बोला कि कैंप आओ, एक बुफेलो बेट यानी कि भैंस का पाड़ा मगर दे लेके आ जाओ। अब मेरा इरादा था उस बूढ़े लेपर्ड और बड़े तेंदुए के बारे में जानकारी इकट्ठा करना। ये जो बड़ा तेंदुआ था इसने गांव वालों के बहुत सारे पशु मारे थे और गांव वालों ने मुझसे कहा था कि जब भी आप इसे देखें गोली मार दे। लेकिन गांव वालों ने उस बूढ़े टाइगर के बारे में कुछ भी नहीं कहा था। गलिया को मैंने बोल दिया था कि दोपहर के बाद हम लोग चलेंगे, एक उपयुक्त जगह ढूंढेंगे जहां मुझे पैरों के निशान मिले थे या फिर जहां पर महुए का पेड़ है वहां कहीं पर हम बांध देंगे इस भैंस को। हालांकि भीमा और गलिया का यह मानना था कि वो आम का पेड़ जिस पर मैंने अभी रात गुजारी थी तालाब के किनारे, वो ज्यादा बेहतर जगह है बेट बांधने के लिए, क्योंकि 4 साल पहले एक दूसरे टाइगर को यहीं पर मारा गया था। लेकिन मैंने कहा नहीं, जो मैंने डिसाइड किया है भैंस वहीं पर बांधी जाएगी। उसके बाद मैं गलिया को लेके गाड़ी से धोप घाटा की तरफ चला गया। अब उसके बाद भैंस का पाड़ा
गलिया ले गया। मैंने शेव बनाई, नहाया, कुछ खाया, फिर मैं सो गया। मनोहर और कन्हैया जंगल में गए हुए थे क्योंकि उन्होंने दो भैंसें अलग अलग जगह पर बांधी थी बेट के रूप में, और वो चेक करने के लिए गए थे कि किसी का शिकार हुआ है क्या। अब जब वो लोग वापस आए तो उन्होंने मुझे बताया कि दोनों की दोनों बेट सुरक्षित हैं, जिंदा हैं। वो बूढ़ा टाइगर एक बेट के नजदीक तो आया था, लेकिन शायद वो उसे देख नहीं पाया। अब दोनों भैंसों को पानी पिलाया गया। नई ताजा घास उन लोगों के पास में डाल दी गई और मनोहर और कन्हैया वापस आ गए। अब मनोहर ने बोला कि वो अपनी रात पेड़ के ऊपर गुजारेगा, उस भैंस के पास जिसके पास बूढ़ा टाइगर आया था, लेकिन उसे मारा नहीं था। अब उसके बाद हम दोनों नदी में नहाए, फिर हमने लंच किया, थोड़ा आराम किया, फिर मैं अपना जरूरी सामान लेके चला गया मगरदेह की तरफ। वहां पहुंचने पर मुझे मालूम चला कि गलिया भैंस को लेके उस जगह पर पहले ही पहुंच चुका है जो जगह मैंने उसे बताई थी। अब मैंने एक बात देखी कि एक बैलगाड़ी जाने का रास्ता था जिसका कि अब इस्तेमाल नहीं किया जाता था। पहले कभी लकड़ियां यहां से वहां ले जाने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता था। तो मैंने देखा कि अगर मैं चाहूं तो अपनी कार इस रास्ते से उस जगह तक काफी नजदीक तक पहुंच सकता हूं जहां मुझे जाना है, यानी कि जहां पर भैंस बांधी जानी है उससे 1 मील पहले तक मेरी कार भी पहुंच सकती थी। अब वो जो बैलगाड़ी जाने का रास्ता था वो एक जगह पर खत्म हो जाता था जहां जंगल में एक थोड़ा सा खुला मैदान सा आता था। शायद इस जगह पर लकड़ियों का ढेर इकट्ठा किया जाता रहा होगा जब यहाँ पर लकड़ियों का काम चल रहा होगा। अब कार को यहाँ पर छोड़ के मैं एक जंगली जानवरों का रास्ता यानी कि गेम ट्रेल उस पर चलता गया। इसमें जानवरों का अच्छा खासा आना जाना था। जंगल बीच बीच में काफी खुला हुआ था, थोड़ी बहुत झाड़ियां सी उगी हुई थी और वहां पर सूखे पत्ते बहुत ज्यादा पड़े थे। जब मैं उस महुआ के पेड़ के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि गलिया भैंस के साथ पहले से मेरा इंतजार कर रहा है। उसने एक टहनी, मोटी टहनी में, जो कि एक बड़े पेड़ के नीचे थी, उस भैंस को बांध दिया था। लेकिन भैंस को बांधने के बाद गलिया खाली नहीं बैठा था। उसने उस पूरे इलाके को छान मारा था, पगमार्क्स, खुरों के निशान ढूंढने के लिए। और जब तक मैं वहां पहुंचा गलिया के पास अच्छे खासे सबूत थे। अब उन पैरों के निशानों को देख के गलिया समझ चुका था कि वो आम के पेड़ से यह जगह ज्यादा बेहतर थी मचान बनाने के लिए। लेकिन उसका यह मानना था कि इससे भी ज्यादा बेहतर जगह एक दूसरी है जहां पर तेंदू के पेड़ है और जहां से एक दूसरा भी जंगली जानवरों का रास्ता नजर आता है। अब यह बात गौर करने वाली थी क्योंकि जहां पर हम भैंस को बांध रहे थे वो दूसरा रास्ता यहाँ आता नहीं था। यहां से एक लंबा रास्ता ले जाके आगे निकलता था। तो ये तो एडवांटेज थे, लेकिन एक डिसएडवांटेज भी था और वो ये था कि तेंदू के फलों को भालू बहुत पसंद करते हैं। तो अगर उस पर मैंने मचान बनाया जैसा कि गलिया बोल रहा था तो कहीं रात में भालू ना आ जाए। और एक और प्रॉब्लम ये थी कि उसके ऊपर स्काईलाइन थी, यानी कि जो सामने से गेम ट्रेल आ रहा था वहां से तेंदू के पेड़ का मचान साफ नजर आ जाता। तो मैंने निर्णय लिया कि जो मैंने डिसीजन ले लिया वही ठीक है, मचान यहीं महुआ के पेड़ पर बनाएंगे। और ये जो मेरा निर्णय था, जिस पर मैं अड़ा रहा था, उस पर अड़े रहने के मुझे जो फायदे हुए कुछ ही देरों बाद मालूम चल गए। अब मचान बनाना कोई मुश्किल काम नहीं था, बड़ी जल्दी हो गया। उसके बाद एक जड़ में जो थोड़ी सी उभरी हुई थी, भैंस को बांध दिया, उसे खाने के लिए बहुत सारी घास डाल दी। फिर मैं चढ़ गया महुए के पेड़ पर बने हुए मचान पर। अभी दोपहर के 4 बजे थे और मैं करीब 14 घंटे तक इसी मचान पर बैठे रहने वाला था। मैंने गलिया से बोल दिया था कि तुम गांव वापस चले जाओ, तुमसे मुलाकात होगी सुबह। अब मैंने थर्मस से निकाल के चाय पी, उसके बाद अपना पाइप सुलगाया। पाइप से सुट्टा मारते मारते मैं सोच रहा था कि देखूं आज क्या आएगा यहां पर। अब सूरज ढल चुका था और मैं देख रहा था दो गोल्डन मिनी वेट्स को
जिसमें से एक मेल था, एक थी फीमेल। अभी कुछ जानवर और भी थे, उन्हें मैं देख रहा था। तभी मुझे कुछ अनईजी सी फीलिंग हुई। मुझे ऐसा लगा कि मुझ पर निगाह रखी जा रही है, और ये निगाह रखी जा रही थी। वो जो रिज था, उसका जो ऊंचा हिस्सा था, वो करीब करीब मचान के लेवल पे आता था। वहां से कोई मुझे देख रहा था। अब उस तरफ मैंने अपना सर नहीं घुमाया, सिर्फ अपनी आंखें घुमाई। एक लंबा सा विजन लिया, वाइड एंगल में। तो मुझे साफ तो नजर नहीं आ रहा था, लेकिन मुझे कुछ गोल गोल आकृति नजर आई उस रिज के ऊपर, जो कि पहले वहां पर नहीं थी। अब धीरे धीरे अपने सिर को मैंने घुमाया तो देखा कि एक बड़े लेपर्ड का बड़ा सा सर था। वो जो गोल आकृति थी, वो सीधे मुझे देख रहा था, और जैसे ही हमारी आंखें मिली, उसने अपने दांत दिखाए, बहुत ही धीमी सी गुर्राहट निकाली और नीचे की तरफ गायब हो गया। अब उस इलाके में कोई मैन ईटर नहीं था, इस बात की मुझे खुशी थी। और वो जो लेपर्ड था, दांत दिखा के चला गया था, वो इसलिए चला गया था कि वो उस भैंस पर अटैक करना चाहता था। लेकिन उसने देख लिया था कि भैंस के ऊपर मचान में उसके इंतजार में कोई बैठा है, और अब वो लेपर्ड वहां पर आए, इस बात की संभावना ना के बराबर है। वैसे भी मैं ये चाहता नहीं था कि इस भैंस को लेपर्ड के द्वारा मारा जाए। मैं तो ये भी नहीं चाहता था कि इस भैंस को किसी भी जानवर के द्वारा मारा जाए। इसको मैंने बांधा इसलिए था कि बस मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता था बूढ़े टाइगर का, जो कि घूमता है बड़े लेपर्ड के साथ, और उसे मैं देखना चाहता था। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये वही बड़ा लेपर्ड था? इस बात का जवाब देने के लिए मेरे पास कोई नहीं था, क्योंकि उस जंगल में एक और बड़ा लेपर्ड भी था, और वैसे तो उस जंगल में कई सारे लेपर्ड थे। तो अब ये वाला कौन सा था, नहीं मालूम। अब इस रात भी मेरे सामने दूसरा कुछ नहीं आया। दो भालू नजर आए, हो सकता है ये वही भालू हो जो कल रात पानी पीने के लिए आए थे। अब वो दोनों भालू उन तेंदू के पेड़ों पर चढ़ गए, जिन पर की गलिया बोल रहा था, अपना मचान बनाओ। अब भालू तेंदू भी खा रहे थे, पेड़ को जोर जोर से हिला भी रहे थे। कुछ तेंदू उन्होंने नीचे गिरा दिए थे, और वो तेंदू वहां से लुढ़कते हुए ढाल की तरफ आ गए थे, यानी कि नाले में आ गए थे, उस जगह पर जहां पर बंधी हुई थी भैंस। उसके बाद भालुओं ने जब ऊपर के फल खा लिए और वो नीचे गिरे हुए फल खाने के लिए आए, यानी कि तेंदू खाने के लिए आए, तब उनमें से एक भालू ने देख ली वो बंधी हुई भैंस। अब मुझे लगा कि वो भैंस को नुकसान पहुंचाएंगे, और इसके लिए मैंने अपनी राइफल भी तैयार कर ली थी। लेकिन उन्होंने उस भैंस को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। वो जोर जोर से शोर मचाने लगे और डर कर उसी तरफ भाग गए जहां से वो आए थे। अब भालुओं का व्यवहार अनप्रिडिक्टेबल होता है, यानी कि कब क्या करेंगे कोई भरोसा नहीं, और इसीलिए भालू बहुत ही खतरनाक जानवर होता है। अब सुबह होने को थी, तब तक दूसरा कोई जानवर मेरे नजदीक आया नहीं। अब आखिरी कप जो थर्मस में था, उसकी चाय मैंने कप में उड़ेल दी, पी, और उसके बाद, और जब सूरज पर्याप्त रूप से आसमान में आ गया, तो मैं उस पेड़ के नीचे उतरा। थोड़ी सी मुझे ठंड लग गई थी, थोड़ी सी शरीर में आकड़न आ गई थी। नीचे उतर के सबसे पहले मैं उस भैंस के पास गया, जो अपने कान हिला रही थी घास के ढेर के पास बैठे हुए। अब मुझे देख के वो खड़ी हो गई, मेरा वेलकम करना चाहती थी। जब उसके चेहरे पर मैंने हाथ फिराया, तो वो मेरे हाथ चाटने लगी। फिर वहीं पर एक बड़ा सा पत्थर था, उसमें मैं लेट गया, अपने पैर फैलाए ताकि खून का प्रवाह ठीक से पैरों में चालू हो जाए। करीब आधे घंटे बीत गए। मैंने अपनी राइफल उठाई और चल पड़ा रिज में उस तरफ जहां वो हंसाने वाले भालू थे भाग के गए थे रात में। अब मेरा इरादा था कि मुझे देखना था कि क्या वहां पर कुछ निशान हैं उस बड़े लेपर्ड और बूढ़े टाइगर के। अब मैं हां बोलूं या ना बोलूं, लेकिन इस कहानी पर अब मैं भी विश्वास करने लगा था कि इस जंगल में एक बूढ़ा टाइगर है, एक बड़ा लेपर्ड है, और दोनों साथ में घूमते हैं।
तो दोस्तों इस एपिसोड में इतना ही। बाकी की कहानी कंटिन्यू करेंगे अगले एपिसोड में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।